हेलो छात्रों, आज मैं दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं और क्लास 10 का मैं आज स्टार्ट करूंगा क्षेत्र मिति। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे, तो क्षेत्र मिति के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और बेसिक तरीके से हम सीख पाएंगे कि क्षेत्र मिति के जो फार्मूले होते हैं 3D के, वो कैसे प्रयोग करें सवाल के हिसाब से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 3D मतलब कि क्षेत्र मिति के अंतर्गत इसमें 3D आता है और 2D भी आता है। तो 2D मैं इसके पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूं आप लोगों को। आज हम डिस्कस करेंगे 3D के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लें कि 3D के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो 3D के अंतर्गत सबसे पहले आता है बेलन, फिर शंकु, फिर गोला और घन और फिर घनाभ, और छिन्नक भी इसी के अंतर्गत आता है, छिन्नक। अब जैसा कि आप जानते हैं कि बेलन, शंकु, गोला, घन, घनाभ और छिन्नक, सभी छात्र या कुछ छात्र इस सूत्र को तो याद कर लेते हैं, लेकिन कभी काल के जब उनको ज़रूरत पड़ती है सवाल के हिसाब से कि वो कैसे इसको एग्जीक्यूट करें, उसमें तो फार्मूला याद होने के बाद भी वो लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि वह क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका होता है वो समझ नहीं पाते हैं। तो आज सबसे पहले मैं फार्मूला में ही समझाना चाहूँगा कि हाई स्कूल और अदर वैकेंसीज़ में कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन 3D के रिस्पेक्ट में। तो आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेलन के बारे में। तो अगर बेलन के बारे में हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बेलन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेलन का चित्र बना लेते हैं हम लोग। तो बेलन का चित्र, बेलन इस तरीके से होता है। तो बेलन का फिगर पहले ड्रा कर लेते हैं। ये हो बेलन, ये बेलन हो गया। तो बेलन पहचानें कैसे? ये तो आम जिंदगी में भी हम देखते हैं। पाइप होता है सबके घर में, जो सिलेंडर भी होता है, वो भी सिलेंडर को ही हिंदी में बेलन बोलते हैं। तो ये मार्कर भी एक बेलन ही है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि बेलन के अंतर्गत क्या पैरामीटर्स होते हैं जो सवाल में हम इस्तेमाल करते हैं लगाने के लिए। तो सबसे पहले हम जाएंगे बेलन के डायमीटर के पास। अगर यहाँ से लेके और यहाँ तक हम देखेंगे तो होता है डायमीटर, इसको हम बोलते हैं हिंदी में व्यास। और जो इसकी आधी होती है, ये आधी होती है इसकी त्रिज्या। तो और क्या बात करें, अगर इसमें हम निकालना चाहें यहाँ से, तो देखेंगे कि अगर बेलन का व्यास की बात करें, बेलन का व्यास, तो जो बेलन का व्यास होता है D = 2 गुणे त्रिज्या के बराबर होता है, मतलब 2 गुणे त्रिज्या। तो यहाँ से देखेंगे कि जो बेलन की ऊंचाई है वह है h और रेडियस है r, और पूरा डायमीटर जिसको व्यास बोल रहे हैं वो है d। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन इसमें से जो पहला सूत्र निकल के आता है वो हम निकालना चाहते हैं कि बेलन का आयतन क्या हो, कैसे निकाला जाता है बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन के बारे में बात करेंगे तो सूत्र होता है इसका πr²h। क्या होता है? πr²h। अगर इसमें हम देखें बेलन के आयतन में, तो 3 पैरामीटर्स आपको दिखाई देते हैं। 3 पैरामीटर में से क्या क्या देखते हैं? एक तो बेलन का आयतन खुद इधर पूरा, उधर रेडियस त्रिज्या, और इधर ऊंचाई। तो छात्र यहाँ समझ नहीं पाता है। अगर सिंपल सवाल बनेगा तो किसी भी सवाल में पहले से ही दे देगा, कहेगा एक बेलन है, बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तथा बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। ऐसा करने के बाद वह पूछ लेगा कि बेलन का आयतन कितना होगा, तब तो हम डायरेक्ट उठा के यहाँ रख देंगे। लेकिन कभी काल के कुछ छात्र ये नहीं समझ पाते हैं कि यदि वह आयतन दे दे पहले से। ये मैं बेसिक से पढ़ाना चाह रहा हूँ, कुछ लोगों को बोर भी लगेगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ जब बता ही रहा हूँ तो मैं 0 लेवल से थोड़ा सा उठा लूँ कि जो भी डाटा है वो एकदम क्लियर होता जाए। तो अगर हम बात करें कि सवाल अगर बने
कि बेलन थोड़ा सा हल्का सा टफ बनाए तो बेलन का आयतन दे देगा कुछ, और उसके बाद रेडियस या ऊंचाई में से किसी एक की वैल्यू दे देगा और इनमें से एक किसी को गायब कर देगा। तो रेडियस देगा तो हाइट पूछ लेगा और हाइट देगा तो रेडियस पूछ लेगा। लेकिन आयतन, रेडियस और ऊंचाई इन तीनों में से किसी दो को दे देगा हमको और एक पूछना चाहेगा हमेशा। अगर ऐसा हम समझ पाते हैं तो सवाल चाहे जितना कठिन बनाए हम लोग लगा सकते हैं। अगर दूसरे सूत्र की बात करें तो दूसरा सूत्र होता है बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ, इसको हम बोलते हैं 2πr/h। अगर यहाँ से हम बेलन के आयतन को अगर हम रिलेट करें तो केवल पहले वक्र पृष्ठ के बारे में बात कर रहे हैं बेलन का। अगर बेलन का वक्र पृष्ठ की बात करें तो ये होता है 2πr/h। यहाँ भी हम देखेंगे तो 3 पैरामीटर्स हमको मिलते हैं। एक तो बेलन का वक्र पृष्ठ, दूसरा रेडियस और तीसरा हमारी होती है ऊंचाई। और यहाँ भी अगर सवाल बनाएगा इसमें तो शायद हमको अगर वक्र पृष्ठ रिलेट करके सवाल बनाए तो मैं अपने तरीके से थोड़ा सा बताता हूँ कि सवाल बनने की संभावनाएं क्या रहती हैं। अगर दे देगा कि बेलन का वक्र पृष्ठ कुछ है, फिर कह देगा बेलन का रेडियस इतना है, तो पूछ लेगा इसकी ऊंचाई तथा आयतन ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए ना, यही तो मैं कह रहा था कि बेलन का वक्र पृष्ठ एक पैरामीटर, इधर रेडियस, इधर ऊंचाई, 3 पैरामीटर से ज़्यादा हमारे पास नहीं है। तो अगर वक्र पृष्ठ रिलेट करके हमसे पूछा तो एग्जामिनर को हमको वक्र पृष्ठ और रेडियस देना पड़ेगा, या तो रेडियस नहीं देगा तो हाइट देना पड़ेगा। अगर रेडियस और वक्र पृष्ठ दे दिया तो हाइट पूछ लेगा हमसे, अगर हाइट दे दिया तो हमसे रेडियस पूछ लेगा। रेडियस पूछने के बाद भी उसी में एक सवाल पिन कर सकता है कि वक्र पृष्ठ इतना तो दिया है, रेडियस इतना दिया है, ऊंचाई निकालिए तथा बेलन का आयतन भी निकालिए। तो इस वाले सूत्र से इस्तेमाल करके वहाँ से हम हाइट निकाल लेंगे और पुनः हम बेलन का आयतन लगा के πr²h, यहाँ r और h का दोनों का मान यहाँ से पता हो जाएगा और यहाँ उठा के रख लेंगे। इसी तरीके से अगर तीसरे सूत्र की हम बात करें बेलन के तो होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ये होता है 2πr और h+r। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि 3 पैरामीटर्स हैं और ये दो जिसको आ गए ये तीसरा वाला निकल जाएगा आराम से। तो ये हो रहा है बेलन। तो बेलन का अभी जब मैं पूरा 3D के सभी फार्मूलों को मैं बता दूंगा तो उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा तीनों चारों को मर्जर करके कैसे सवाल बनता है वो सबसे कठिन सवाल बनता है। और छात्र हाई स्कूल का जो होता है बोर्ड एग्जामिनेशन में उसको छोड़ के चला आता है। अगर बेलन से कभी का रिलेट कर दिया गोला को, गोला से रिलेट कर दिया शंकु को, उसको गला गला के बनाना, तो वो मैं इसके बाद थोड़ा सा जब सभी सूत्र बता दूंगा तो लास्ट में मैं उसको डिस्क्राइब करूंगा। तो इसी तरीके से ये बेलन के बारे में हम यहाँ बता दिए आप लोगों को। अब बेलन को हम होल्ड करते हैं, फिर जिसको स्क्रीनशॉट लेना है सूत्र का स्क्रीनशॉट ले सकता है। और अब मैं बात करूंगा शंकु के रिस्पेक्ट में। बेलन का हो गया, अब हम बात करेंगे शंकु के रिस्पेक्ट में। शंकु को इंग्लिश में बोलते हैं कोन। अगर शंकु की बात करें तो आधे कुछ छात्र होते हैं कि जो शंकु तो जानते हैं, नाम सुने हैं, लेकिन वो ये नहीं जान पाते कि शंकु का चित्र कैसे होता है या हम पहचाने कैसे शंकु को। तो आजकल तो ट्रेंडिंग है कि सभी छात्र या सभी छात्रों के घर में चाहे कहीं समाज में भी आप बर्थडे मनाते हुए देखे होंगे। तो जो बर्थडे वाली टोपी आती है वो आप देखे होंगे कि या तो जब हम लोग कुल्फ़ी खाते हैं मार्केट में जाके तो वो भी देखते हैं कि वो शंकु आकार होती है जिसमें आप आइसक्रीम भर के खाते हैं। तो सेम वैसे ही होता है शंकु। तो शंकु का सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे। अगर शंकु के बारे में डिस्कस करें तो शंकु के बारे में यदि हम बताना चाहें तो सबसे पहले शंकु का चित्र से हम लोग पहचानेंगे। ये रहा शंकु, या तो समझ लीजिए बर्थडे वाली टोपी, और या तो हम बात कर लें और लट्टू जो बच्चे नचाते हैं वो ऐसा शंकु आकार ही होता है। तो शंकु आकार की हम बात करें, इसमें ये देख लें कि शंकु में भाई पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमको यही जानना होता है कि अगर 3D के किसी भी बेलन, शंकु, गोला, घन, घनाभ, छिन्नक उनके पैरामीटर्स के बारे में जान गए तो हम सूत्र आसानी से निकाल भी सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं। अगर शंकु की यहाँ बात करें, अगर पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक बात करेंगे
तो ये हो गया डायमीटर। डायमीटर मीन्स व्यास। इसका फिर से हम बात करेंगे तो इसके जो आधी हो जाएगी ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। अगर हम यहाँ से मापना चाहेंगे तो ये हो जाएगी हमारी तिरछी लंबाई, ये हो जाएगी तिरछी लंबाई जिसको हम यल से दिखा रहे हैं। अगर बीचों बीच से यहाँ से हम देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास जो शंकु की ऊंचाई होगी। शंकु की ऊंचाई की बात करें तो जो आप डबल टोपी लाते हैं उसकी हाइट बताना चाह रहे हैं हम। तो शंकु आकार जो भी वस्तु होगा उसकी हाइट। मेले में भी हम देखते हैं कि शंकु आकार तंबू ताना रहता है, तो वहाँ माइंड में चित्र बना सकते हैं। तो आप यहाँ देख भी रहे हैं कि अगर साइड से हम नापे यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगी तिरछी लंबाई। अगर ये बीचों बीच से नाप लेंगे तो हो जाएगी ऊंचाई, और ये हो जाएगा रेडियस। और ये पूरा की बात करेंगे यहाँ से लेके और यहाँ तक तो हो जाएगा डायमीटर। यहाँ से हम कभी काल के अगर ये एच वाला एरिया थोड़ा सा हम साइड कर लें, यहाँ से आप देखेंगे ये एच वाला तो था, अगर यहाँ थोड़ी देर के लिए मिला दें हम ये, तो इसमें दो समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला एक और ये वाला एक। तो यहाँ से अगर हम बात करें, एक पाइथागोरस प्रमेय होता है जिसका सूत्र होता है कर्ड स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उसके माध्यम से यहाँ से हम लंबाई निकाल सकते हैं। तो इसका अगर पहला सूत्र के बारे में हम बात करें तो यहाँ निकालेंगे तिरछी लंबाई, शंकु की तिरछी लंबाई। तो ये निकलेगा हमारा अंडर रूट हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर। अगर हमें तिरछी लंबाई निकालना होगा तो इसके ऊंचाई का स्क्वायर कर देंगे प्लस रेडियस का स्क्वायर कर देंगे और अंडर रूट लगा देंगे उसके ऊपर। अगर हम बात करें यहाँ दूसरे सूत्र की, तो दूसरा सूत्र हम बात करेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ भी अगर हम बात करेंगे शंकु के आयतन के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि हमारे पास कितना पैरामीटर्स है। एक तो शंकु का आयतन, इधर पूरा, और इधर आप देखेंगे तो इधर है रेडियस और है ऊंचाई। ये माइंड में आ गया कि शंकु के आयतन में एक रेडियस होता है, एक ऊंचाई होती है, और इधर हमारे पास 1/3 और पाई का मान हमेशा आप लोगों को याद ही होता है कि 22/7 होता है। और ये ज़रूर पता होना चाहिए कि एक शंकु के आयतन निकालने के लिए हमको रेडियस और हाइट चाहिए। पाई तो हमारे पास फिक्स रहता है क्योंकि ये ऑलरेडी रहता है यहाँ पे। और इसी तरीके से भी हम बात करें तीसरा सूत्र, तो शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर यल। तो चौथा भी सूत्र की बात कर ले रहे हैं इसके, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। तो ये होता है 2 पाई आर और यल प्लस आर, 2 पाई आर यल प्लस आर। अगर अब यहाँ देखें हम तो 4 सूत्र हमने लिख लिया। अब इसके बारे में मैं एक दूसरे से रिलेट करके बता रहा हूँ। यदि हमारे पास पहले से शंकु का, जैसे तीसरे सूत्र में मैं रिलेट कर रहा हूँ पहले के लिए, तो देखिएगा अगर शंकु का वक्र पृष्ठ हमको दे दे, शंकु का वक्र पृष्ठ हमको दे दे और फिर कहे और कि उसमें इसकी शंकु की जो तिरछी लंबाई है वो दे दे हमारे को, और क्या दे दे, इधर वक्र पृष्ठ, तो यहाँ से रेडियस हम निकाल लेंगे। तो सवाल कैसे बनाएगा कि एक शंकु है जिसका वक्र पृष्ठ कुछ संख्या दे देगा और कहेगा शंकु की तिरछी लंबाई कुछ सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन निकालिए। अब लड़के वहाँ चौंक जाते हैं कि यहाँ दे दिया वक्र पृष्ठ, उधर दे दिया तिरछी लंबाई, और भाई आयतन कैसे निकालेंगे। तो अभी तो बताया मैं, माइंड सेट कर लीजिए कि इस पूरे शंकु के रिस्पेक्ट में पूरे पैरामीटर्स होते क्या हैं। तो क्या होता है देख लीजिए यहाँ खुद ही। एक तो तिरछी लंबाई चाहिए हमको वैल्यू के रूप में, एक तो हाइट चाहिए, और तीसरा रेडियस चाहिए। या तो रेडियस दिया रहेगा, अगर नहीं दिया रहेगा तो डायमीटर दिया रहेगा। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे डायमीटर, क्योंकि d बराबर होता है 2r। तो यहाँ से हम रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे। तो मतलब कितना चीज़ चाहिए हमको पूरे शंकु के लिए। देखिए चारों सूत्र में कुछ किया नहीं है, केवल तिरछी लंबाई चाहिए, ऊंचाई और रेडियस। ये 3 चीज़ यदि हमको मिल जाएंगी तो हम आराम से चारों सूत्र का इस्तेमाल करें, चाहे जितना टफ क्वेश्चन बना दे वहाँ हल कर सकते हैं। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ से, तो यहाँ देखेंगे कि
अभी बताया मैं कि दे देगा शंकु का वक्रपृष्ठ कुछ दे दिया, और हमारे पास रेडियस या यहाँ से दे देगा तिरछी लंबाई, तो यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे। उसके बाद हम फिर पहले सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमको लंबाई पता चला जाएगा और रेडियस। फिर हम ये पहला वाला सूत्र जो निकाले थे यहाँ से, जो हम दो समकोण त्रिभुज की बात कर रहे थे, यहाँ से हम हाइट कैलकुलेट कर लेंगे। हाइट कैलकुलेट करने के बाद हम वापस शंकु का आयतन जो पूछ रहा था हमसे, ये वाला सूत्र लगा देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ से हम पुनः आयतन का मान निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से कुछ भी कर सकता है। शायद वह रिलेट कर दे यहाँ से रिलेट कर दे कि शंकु का आयतन इतना दिया है और रेडियस इतना दिया और हाइट इतना दिया है, तो तीनों तो देगा नहीं, अभी मैं बताया। तो या तो आयतन दे देगा या तो हाइट दे देगा। हम यहाँ से रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद कह देगा कि भाई शंकु का वक्रपृष्ठ निकालिए। तो शंकु का वक्रपृष्ठ निकालने के लिए हमको यल चाहिए, और यहाँ से तो हमको आर और एच निकाल ही लिए। यहाँ से आयतन दे दिया गया था, हाइट दे दी गई थी, रेडियस निकालिए। रेडियस और हाइट पता हो गया, और तिरछी लंबाई निकालने के फिर से हमको पहला सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और यल बराबर √h² + r²। यहाँ से यल कैलकुलेट करके और हम शंकु का वक्रपृष्ठ भी निकाल सकते हैं, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ भी निकाल सकते हैं। अब ये शंकु का इतना ही, जब ये तो केवल सूत्र के बारे में मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। इसके बाद अगर मैं जब इसको पढ़ाऊँगा बेहतर तरीके से जब सवाल लेके, तो वहाँ से मैं बेसिक से बेसिक कंफर्म करने का प्रयास करूँगा। यदि आपको इसका क्लास चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर इसका क्लास प्रोवाइड करा दीजिए कक्षा 10 का। तो मैं एक एक सवाल बना के, और जो भी बुक में है NCERT में है, और जो बालाजी की बुक आती है 10 की, मैं उससे भी हल करा के अपलोड कर सकता हूँ। आप कमेंट कर सकते हैं। ये रहा शंकु के बारे में। तो शंकु का आप लोग फार्मूला स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अब हम बात करेंगे गोला के बारे में। तो अगर गोला की बात करें हम यहाँ, गोला इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्फेयर। तो कुछ छात्र होते हैं कि जो गोला और वृत्त में अंतर ही नहीं समझ पाते, क्योंकि वृत्त होता है खाली खाली और गोला पूरा भरा भरा होता है। जैसे हम लोग बचपन में गोली खेलते हैं, देखिए वो गोली है, अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाता तो वो गोला हो जाता, लेकिन ना जो चूड़ी होती है वो आप देखेंगे वृत्ताकार होती है, तो वो खोखला होती है। तो ये अंतर होता है, इसीलिए वृत्त को 2D की श्रेणी में रखते हैं और गोला को 3D श्रेणी में रखते हैं, 3D डायमेंशन में। तो ये रहा हमारा गोला, और गोला को हम दिखा देंगे थोड़ा सा कि ये भाई ठोस है, इस तरीके से। इसका मतलब है कि ये पूरा ठोस है। ये रहा गोला, और जब गोला है तो इसका रेडियस भी होगा। तो जो गोले का रेडियस होगा वह आर होगा। जो गोले का रेडियस यदि हम दिखाना चाहेंगे यहाँ से, तो ये हम आर ले सकते हैं। अगर पूरे की आप बात करोगे तो ये डायमीटर हो सकता है। डायमीटर होता है, हो सकता नहीं है, होता है। अब यहाँ से हम सूत्र निकालने का प्रयास करेंगे। तो गोला की अगर बात किया जाए, गोले की, तो सबसे पहले गोले का आयतन निकालते हैं हम लोग। गोले का आयतन, जो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ हम देखेंगे कि केवल 2 ही पैरामीटर इस्तेमाल होता है गोले में, तो ये तो सबसे इजी हो जाता है। तो यहाँ देखेंगे एक तो गोले का आयतन, दूसरा रेडियस। अगर रेडियस दिया रहेगा तो गोले का आयतन आराम से निकाल सकते हैं। यदि सवाल में पहले से गोले का आयतन दिया हो, हमसे रेडियस पूछना चाहे, तो हम गोले के आयतन के इधर रख देंगे जो भी वैल्यू दी रहेगी, = 4/3 पाई आर क्यूब। वहाँ से पाई का मान 22/7 रख के हम सभी अंक को इस पार पक्षांतर करके रेडियस का मान निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें दूसरे इसके सूत्र का, तो जो गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ, तो जो गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है तो वो होता है छात्रों 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब ये तो 2 सूत्र हो गए। अब इसी तरीके से इस गोले को यदि आधा कर दें, मतलब कि जो गोली होती है उसको अगर फोड़ दे बीचों बीच से एकदम बराबर बराबर भागों में, तो वो अर्ध गोला बन जाएगा। अगर यहाँ अर्ध गोले के हम बारे में बात करें, अर्ध गोला के बारे में यदि बात करें, तो ये रहा हमारे पास अर्ध गोला।
और इसको जब दिखाना ही है गोले को तो हम ये दिखा दे रहे हैं कि ये गोली है चाहे गोला है और ये पूरा फिक्स है, भरा हुआ है एकदम से। तो यहाँ भी हम देखेंगे पूरा हो जाएगा डायमीटर और इसकी आधी हो जाएगी रेडियस। तो यहाँ से भी हम 3 सूत्र निकालने का प्रयास करेंगे। तो पूछेगा अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। तो इसको छात्र देख भी गोले किसे भी रिलेट कर सकता है। यदि पूरे गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब था तो हम इसमें अगर 2 से भाग दे दें तो 2 दूना 4, तो इसका आधा सूत्र निकल के आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसको ये रिलेट कर सकते हैं, ये याद कर लेंगे तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब अगर हम बात कर रहे तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ की यदि बात करें तो ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तीसरा सूत्र इस अर्धगोले के रिस्पेक्ट में होता है जो होता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है। तो अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है छात्रों वह होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब ये तो सूत्र हो गया, सूत्र आपके बुक में भी लिखा होता है। मैं अब स्टार्टिंग में आपसे बताया ही था कि इन सूत्रों के सवाल कैसे बनते हैं वो मैं समझाने का प्रयास करूंगा इन सूत्रों के माध्यम से। अगर इन तीनों से हमको रिलेट कर दिया, अगर गोला के बारे में बात करें कि गोला के बारे में, तो इसमें हम देख रहे हैं कि आयतन के भी रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो केवल 2 पैरामीटर्स हमारे पास, एक तो रेडियस एक तो आयतन। चाहे जितना बड़ा सवाल गोले का दे दे, अगर सिंपल सवाल दे केवल आयतन के रिस्पेक्ट में, तो अगर गोले का आयतन दे दिया तो हम गोले का आयतन जो भी दिया रहेगा उसके सूत्र, क्योंकि ये दोनों तो बराबर ही हैं, तो इधर माने जो भी दिया रहेगा तो 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर कर देंगे। पाई का मान 22/7 रख के सभी डिजिट को ट्रांसफर कर देंगे और आर का मान वहाँ से निकाल लाएंगे। इसी तरीके से गोले का संपूर्ण पृष्ठ भी निकाल सकते हैं। शायद पूछ दे कि गोले का आयतन इतना दिया है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठ तो तभी निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ भी हमको रेडियस के रूप में चाहिए, लेकिन सवाल में नहीं कहेगा कि आप रेडियस निकालिए, सीधा सा कह देगा कि गोले का आयतन इतना दिया है, आप इसका संपूर्ण पृष्ठ भी निकालिए। तो छात्र सोचेंगे रेडियस तो दिया ही नहीं, अब भाई आयतन दे दिया, डायरेक्ट पूछ लिया संपूर्ण पृष्ठ, तो अभी तो बताया गोले का आयतन दिया, इसके सूत्र के बराबर रख के आप कैलकुलेट करके निकाल लेंगे और यहाँ से रेडियस निकल जाएगा। और यहाँ से आप चाहे कुछ भी पूछ ले, गोले का संपूर्ण पृष्ठ में 4 पाई आर स्क्वायर होता है, आर का मान यहाँ रख के गोले का संपूर्ण पृष्ठ निकाल सकते हैं। सेम इसी तरीके से, अगर सेम इसी तरीके से हम लोग बात करें अर्धगोले के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ भी देखिए पैरामीटर्स 2 ही है, एक तो गोले का आयतन रेडियस, गोले का वक्रपृष्ठ रेडियस, गोले का संपूर्ण पृष्ठ रेडियस। अगर इन तीनों में से किसी एक को भी दिया तो हम यहाँ भी प्रयास करेंगे कि अगर आयतन दिया हो तो रेडियस निकाल लें, वक्रपृष्ठ दिया हो तब भी रेडियस निकाल लें, और संपूर्ण पृष्ठ दिया तब भी रेडियस निकाल सकते हैं। मतलब ये कि अगर एक सवाल मैं बना के बता दे रहा हूँ आपको, यदि कह देगा कि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ इतना है तो गोले का व्यास निकालिए, व्यास निकालिए। तो व्यास निकालना तो है लेकिन अर्धगोले का वक्रपृष्ठ दे दिया है, तो जो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ है इसका जो भी वैल्यू दिया रहेगा हम इसी के सूत्र के बराबर रखेंगे। मतलब कि 2 पाई आर स्क्वायर जो वैल्यू दे रहेगी वो रख देंगे और यहाँ से आर का मान निकाल लेंगे। और व्यास बराबर आप जानते हैं कि d = होता है 2r, वहाँ से व्यास निकाल पाएंगे। इसी तरीके से ये हो गया गोला, ये हो गया गोला। अब हम बात करेंगे घन के बारे में, अब हम बात करेंगे घन के बारे में। तो जब हम घन के बारे में हम बात करेंगे तो इसी तरीके से आगे क्रम में 2 चीज़ अभी हमारे पास और बचा है, घन और घनाभ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं घन के रिस्पेक्ट में, इसको बोलते हैं क्यूब। क्यूब बोलते हैं, तो बनाते हैं चित्र पहले। ये रहा घन हमारे पास, और घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, जो भी इसकी भुजा होती है वह सब बराबर होती है। अब हम भुजा मान लिए हैं ए, आपको मन करेगा तो जो मन करेगा वो मान लीजिए, मन करेगा 5 मान लीजिए।
अब यहाँ वैल्यू तो कंफर्म नहीं है और केवल मानना ही है, तो मतलब अगर ये भुजा ये होगा, ये भी ये होगा, ये भी। अगर आंकिक में मानेंगे, अगर 2 सेंटीमीटर ये होगा तो 2 सेंटीमीटर ये भी होगा, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि इसके 6 फलक होते हैं, तो जो 6 वो फलक होंगे वो सेम बराबर होंगे। अगर अब यहाँ से सूत्र की बात करें तो सबसे पहले हम पहला सूत्र यहाँ निकालना चाहेंगे, घन का आयतन। घन का आयतन, अभी हमने बताया कि घन की जो सभी भुजाएं होती हैं वह बराबर होती हैं, तो जो घन का आयतन हो जाएगा वह भुजा क्यूब होता है, वह सूत्र हो जाए भुजा क्यूब। अब भुजा हमने क्या मान लिया है, ए, तो इसलिए ए क्यूब, ए यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है भुजा को। इसी तरीके से अगर दूसरा सूत्र की बात करेंगे हम लोग, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ। घन का संपूर्ण पृष्ठ, तो जो घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है, अभी मतलब कि 6 फलक होते हैं तो 6a², ए यहाँ से भुजा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरा अगर सूत्र की हम लोग इसमें बात करेंगे तो घन का क्या होता है, विकर्ण। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण होता है √3 गुणे भुजा। अब भुजा को ए माने तो या तो ए लिख लिए या तो भुजा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भुजा यहाँ ए माने हम यहाँ भुजा लिख लिए। अगर चौथा की बात करेंगे इसका, तो होता है घन का पार्श्व पृष्ठ, ये होता है छात्रों 4a²। और ये जो मैं 3D बता रहा हूँ, अगर यकीन ना हो तो कोई भी 10 का छात्र आप अपना प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर उठा के देख लीजिए, 3D में से 6 नंबर में, 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। आप खुद ही सोचिए, अगर सूत्र इस्तेमाल करना नहीं आता होगा तो आप छोड़ के चले आएंगे, और मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आपका वो एरिया छूटे, क्योंकि आप तो बीजगणित लगा ले जाएंगे, लेकिन ये छूट जाएगा, क्योंकि इसके जो मार्क्स होते हैं वह 6 नंबर 5 नंबर में होते हैं। छात्र पहले देख ले प्रीवियस ईयर पेपर में, फिर बताए कमेंट करके कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ। तो इसका इस्तेमाल अगर एग्ज़ाम से पहले स्कीम भी आ गई होगी, आप लोग देख रहे होंगे कि लास्ट स्टार्टिंग मार्च से स्टार्ट है पेपर, तो मैं प्रयास करूँगा कि उससे पहले मैं आपको सिखा ले जाऊँ कि जो आपका प्रश्न छूटने वाला है वह छूटे नहीं। यह हो गया घन। अब यहाँ सवाल कैसे बनेंगे, तो यहाँ भी देख रहे हैं भाई कि यहाँ भी केवल दो पैरामीटर, एक तो आयतन भुजा, संपूर्ण पृष्ठ भुजा, विकर्ण भुजा, व पार्श्व पृष्ठ और भुजा। तो यदि इनमें से किसी के बराबर भी अगर वैल्यू दिया हो, जैसे मैं एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर ये दे दे कि घन का जो आयतन होता है वो दे दिया, कहेगा घन की भुजा निकालिए, तो करना क्या है हमको, घन की भुजा आयतन दे दिया, और जो भी घन का आयतन देगा उसको लिख देंगे घन का आयतन इक्वल टू भुजा क्यूब। वह उधर क्यूब लगा था, हमारा करड़ी बन के वहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। अगर ये पूछ रहे कि घन का आयतन इतना दिया हुआ है, तो पूछ लिया घन का विकर्ण निकालिए। अब आधे छात्र वहाँ चौंक जाते हैं। फिर से ध्यान से देखिएगा, अगर इन चारों में से किसी का भी वैल्यू दे दिया एग्जाम में, कह दिया कि घन का आयतन इतना दिया है, तब भी वहाँ से आप सबसे पहले क्या करिए ना कि भुजा कैलकुलेट कर लीजिए। अगर भुजा आपने कैलकुलेट कर लिया वहाँ से, तो आप देख लीजिए इधर खुद ही, संपूर्ण पृष्ठ 6a², विकर्ण √3 गुणे भुजा एंड पार्श्व पृष्ठ 4a²। इस भुजा को हम ए लिख दे रहे हैं, कुछ छात्र कन्फ्यूजन होंगे क्योंकि ये भुजा ही है। तो या तो इनमें से अगर कोई वैल्यू पार्श्व पृष्ठ दिया हो तो यहाँ से ए कैलकुलेट करके इनमें से तीनों का कोई भी मान पूछेगा अगर एग्जामिनर, आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये रहा हमारा घन। छात्र इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अभी मैं सभी को एक साथ मर्जर करूंगा कि कभी कल के सवाल जब एकदम से कठिन बनाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, तब कैसे बनाता है। तो घनाभ बताने के बाद हम आपको फिर आगे बताते हैं कि कैसे सवाल बनने की संभावनाएं रहती हैं। तो ये हो गया घन। अगर इसी रजिस्टर में बात करें लास्ट, अगर हम आज के वीडियो का घनाभ के बारे में, घनाभ क्यूबिक बोलते हैं इंग्लिश में इसको, घनाभ। तो घनाभ में ये भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। तो इसमें क्या होता है घनाभ में कि ये होती है हमारी, फिर से हम चित्र आपको ड्रा करके दिखा देते हैं कि बेहतर समझ में आए। तो घनाभ का चित्र हम लोग बना लेते हैं।
तो ये हो जाएगी हमारे ग्राम की जो चौड़ाई है उसको ब्रीथ बोलते हैं, तो इसको ये ले लिए। और ये हो जाएगा हमारा घनाभ की लंबाई, और ये हमारा हो जाएगा घनाभ की ऊंचाई। तो इसमें 3 पैरामीटर्स होते हैं, देख लीजिए खुद ही आप ही। ये घनाभ की चौड़ाई, ये घनाभ की लंबाई और ये घनाभ की ऊंचाई। इन्हीं तीनों पैरामीटर्स का प्रयोग करके सूत्र बनता है, और हम समझ ही नहीं पाते कि सूत्र बन कैसे रहा है। अगर पहला सूत्र यहाँ बनेगा घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। एल से हो जाएगा लेंथ, बी से ब्रीथ मतलब चौड़ाई, और एच से हो जाएगा हाइट मीन्स ऊंचाई। इसी तरीके से अगर दूसरे सूत्र की बात करेंगे हम लोग, तो होता है घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। अगर तीसरे सूत्र की हम लोग बात करेंगे तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, तो ये होता है छात्रों घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 लंबाई चौड़ाई, 2 लंबाई चौड़ाई, उसके बाद हो जाएगा चौड़ाई और ऊंचाई, उसके बाद हो जाएगा ऊंचाई और लंबाई। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ रहेगा 2 लंबाई चौड़ाई प्लस क्या हो जाएगा चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई और लंबाई इनटू में। इसी तरीके से अगर चौथा, कभी काल के एक कमरे के लिए बात करें, 4 दीवारों का आप देखे होंगे कि मिस्त्री घर बनाता है, तो वहाँ उसको क्षेत्रफल निकालने की आवश्यकता होती है, लेकिन वो लोग अपने हिसाब से निकालते हैं। लेकिन एक अगर पढ़ा लिखा इंसान वहाँ निकालेगा तो वो अपने सूत्र के हिसाब से निकालेगा, तो एक्यूरेट आएगा एकदम से। तो वो सूत्र भी हम लिख दे रहे हैं आपके सामने। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो ये होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो ये हम जो 3D के अंतर्गत है, जो हाई स्कूल के दृष्टि से है, मैं 5 को डिस्क्राइब कर दिया, बेलन, शंकु, गोला, घन, घनाभ। अब मैं रिलेट करूंगा क्वेश्चन को। अब देखिएगा क्वेश्चन और टफ कैसे बनाता है। अगर हम बात करेंगे कि कभी काल के बोल देता है, थोड़ा सा हम बता, जैसे गोला, तो कह देगा कि एक गोला है, उसका इतना आयतन है, उसको गला के बहुत सारी गोलियां बनाई जा रही हैं, ठीक है। तो छात्र डर जाता है, यार गोला का आयतन दे दिया, उसको गला के गोली कैसे बनाना है। लेकिन याद रहे कि जब गोला का आयतन दे देगा, जो भी स्टार्टिंग में रहे, इतना बड़ा हो, उसके रेडियस के हिसाब से, या तो ये कह देगा कि उसका रेडियस दे दे बड़े वाले गोले का, कहेगा कि 10 सेंटीमीटर रेडियस का एक गोला है, जिसको गला के हमको 1 सेंटीमीटर का गोली बनाना है, और कितनी गोलियां बन जाएंगी। तो एक बात बताइए, जो गोला हम स्टार्टिंग में लिए थे, गलाएंगे तो उसी को, और ना ही उसमें कम होगा और ना ही उसमें ज़्यादा होगा। जितने रेडियस का हम गोला लेंगे उतने ही मटेरियल में हमको गोली बनानी है। अब गोली जो बनानी है उसका भी रेडियस एग्जामिनर दे देगा, कहेगा कि 1 सेंटीमीटर रेडियस का आपको गोली बनाना है, उसी जो आप उसको बिगाड़ के बना रहे हो। तो क्या करेंगे, पूरे जो स्टार्टिंग का गोला था हमको, उसका आयतन निकाल लेंगे, क्योंकि उसी के आयतन के बराबर तो छोटी गोलियां बनेंगी। तो उस गोली का निकाल लेंगे आयतन। उस गोली का जब आयतन निकालेंगे तो ये भी निकाल लेंगे कि छोटी गोली का, एक गोली का कितना आयतन हुआ। तो जो पूरा गोला था उसके पूरे आयतन में उस छोटी गोली से हम भाग दे देंगे, तो ये पता चल जाएगा कि हमको उसके आयतन में से कितनी छोटी छोटी गोलियां रेडियस की बन जा रही हैं। तो ये हो जाएगा गलाने वाला। कभी काल के कह देता है छात्रों कि एक शंकु है, एक शंकु आकार कुछ चीज़ है, और उसका आयतन दे दिया, या तो हाँ आयतन दे दिया, फिर कहेगा उसी आयतन का इस्तेमाल करके एक बेलन बनाया जाता है, लेकिन रेडियस उतना ही रखा जाता है। तो दिक्कत क्या हुई, अगर हमको दे दिया गया शंकु का आयतन, तो वहाँ से हम प्रयास करेंगे, और शंकु का आयतन जब देगा तो जाहिर सी बात है, जब आयतन दिया है तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्लियर। तो जब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और बेलन का आयतन दे देगा, या तो रेडियस और हाइट में से कोई एक वैल्यू दे देगा,
तो वहाँ से अगर हाइट दिया तो रेडियस निकाल लेंगे, यदि रेडियस दिया तो हाइट निकाल लेंगे। उसके बाद उसी को फिर गड़बड़ करके कहेगा बेलन बनाना है उसी आयतन का। तो बेलन का जब आयतन निकालना होगा हमको, तो वहाँ से तो हमको बेलन का आयतन का सूत्र पहले याद होना चाहिए कि होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो वहाँ से आर और एच जो मिल रहा है, लेकिन हाँ रेडियस तो दोनों का बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से कह रहा बोल देगा कि इतने ऊंचाई का बनाना है, तो वहाँ से रेडियस निकाल के इसमें रख लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उतने शंकु के बराबर ही आएगी। तो ये रहा आज के लिए इतना ही 3D का। और इसके बाद मैं प्रयास करूँगा कि जो तीसरे पार्ट में मैं कल ही आप लोग को प्रोवाइड करा दूँगा। आज है 9 तारीख, तो मैं कल आपको त्रिकोणमिति पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि त्रिकोणमिति भी छात्र सोचते हैं कि बहुत कठिन है, लेकिन मैं उसको एकदम बेसिक से उठा के आपको बताऊँगा। तो आप पसंद आएगा तो आप खुद ही देखिएगा, और अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट करिएगा। उसका मैं लेक्चर भी पार्ट बाय पार्ट बना दूंगा, और एक एक सवाल बना के आपको पूरा मैं वीडियो दे सकता हूं, और एकदम समझा के बेसिक तरीके से। तो आज इसका आप घनाभ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अभी छात्रों का तो नोटिफिकेशन आ गया है, आप लोग अभी रजाई में बैठ के आराम से याद करिए, और अपने जो आपका समय है उसको बचाइए और पढ़ने में लगाइए, क्योंकि ये 2 महीने जो हैं आपके पास वो डिसाइड करेंगे कि आपसे मार्क्स कितने आ रहे हैं। लेकिन मार्क्स तो जितने भी आए, लेकिन आप प्रयास करिए कि आप कितना नॉलेज ले पाते हैं, क्योंकि ये 10 बार आपको नहीं देना है इससे आगे, क्योंकि आपको आगे भी फ्यूचर में जाना है। तो आज हम यहीं अपनी बाड़ी विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।